कहानी का ये 10वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। इधर सुमेर जी की हवेली में धारा दुल्हन बनकर आ चुकी थी और उधर धारा के घर पर कुछ अलग ही माहौल चल रहा था। ये सुबह सुबह बन सवर कर कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कावेरी जी ने नीलेश और सोनल को घर से निकलते देखा तो टोका। इसके पापा की तबीयत खराब है, अभी फोन आया था, उनको मिलने जा रहे हैं। नीलेश ने सोनल की तरफ इशारा करके कहा। कावेरी जी ने उन्हें गौर से देखकर कहा, इतना बन संवर कर कौन बीमार को देखने जाता है? नीलेश गुस्से में बोला, अरे तो क्या फटे हाल जाए मिलने, ताकि उसके पापा को पता चले कि मेरी बेटी दुखी है, भूखी मर रही है। कावेरी जी बोली, मैंने ऐसा कब कहा? उन्होंने उनको समझाना चाहा तो सोनल ने मुंह बनाकर कहा, अरे रहने दो आप, हमें देर हो रही है, मेरे पापा इंतजार कर रहे हैं, चलो जी। सोनल नीलेश का हाथ खींचती हुई बाहर निकल गई। कावेरी जी के पीछे खड़ा विशाल उनको जाते हुए देख रहा था। नीलेश सोनल को लेकर सुमेर जी की हवेली पहुंच गया था। मेन गेट पर विराज अपने दोनों हाथ कमर पर रखे सामने खड़े सोनल और नीलेश को देख रहा था। देखा क्या, लगभग घूर ही रहा था और सामने खड़ा नीलेश विराज के घूरने से थोड़ा घबरा तो रहा था, क्योंकि उसे विराज से झूठ बोलकर पैसे वसूलने का दिन याद आ रहा था और विराज के घूर कर देखने से पता चल रहा था कि वो उसे भूला नहीं है। विराज उसे घूर कर बोला, अब क्या चाहिए? विराज की पूछते ही नीलेश ने सोनल की तरफ देखा। होंठ सूखने लगे थे तो उन पर जुबान फेरी और थूक कटका। जिस आत्मविश्वास से वो दोनों यहाँ चले आए थे, विराज को देखते ही सारा धुआं हो चुका था। नीलेश अटकते हुए बोला, वो जी, मैं ना अपनी बहन से मिलने आया था, वही वही धारा जी, जिसकी आपके भाई से कल रात ही शादी हुई है। मैं भाई हूँ जी उसका बड़ा। खिसियाने सी हंसी हंसते हुए नीलेश आगे बढ़कर हाथ बढ़ाता हुआ विराज की तरफ बढ़ा, जिसको विराज ने बड़ी बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जलील हो नीलेश ने हाथ वापस खींच लिए और उलझन से सोनल की तरफ देखा। विराज ने उन दोनों को गुस्से से देखकर तंज कसते हुए कहा, बड़ा भाई, वही बड़ा भाई जिसने ये परवाह भी नहीं की कि इतनी रात को मेरी बहन जाएगी कहाँ। विराज की बात सुनकर वो दोनों सख्ते में आ गए। उनको इस बात की उम्मीद नहीं थी और अब उनसे कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। इस बार सोनल ने अपना मुंह खोला, जी वो ना गुस्से की थोड़ी तेज है, तो निकल गई रात में ही घर से, किसी की सुनी ही नहीं। सोनल बहाने बनाते बात घुमाकर विराज को बताने की कोशिश कर रही थी, पर विराज ने जैसे ही उसे घूर कर देखा, आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। वो हकलाती हुई सी कभी नीलेश को देखती तो कभी विराज को। अच्छा होगा कि तुम दोनों यहाँ से इज्जत के साथ चले जाओ, विराज ने दोनों से ज्यादा बातें ना करते हुए कहा। मुझे दोबारा ये लोग गेट पर नहीं दिखने चाहिए। गेट कीपर को ऑर्डर देकर विराज अंदर चला गया तो गेट कीपर बोला, चलो भाई निकलो यहाँ से। ऑर्डर मिलते ही गेट कीपर ने भी दोनों को दरवाजे के पास से ही हटा दिया। नीलेश बोला, हाँ हाँ जा रहे हैं, धक्का क्यों मार रहे हो? हम तो रिश्ते का ख्याल कर दौड़े चले आए कि बहन बेटी अकेली है ससुराल में, थोड़ा संभाल ले। नीलेश जोर से चिल्लाकर बोला था ताकि विराज सुन सके और विराज ने सुन भी लिया और वो ना चाहते हुए भी वापस मुड़कर दरवाजे तक आया और बोला, वही बहन बेटी जो पिछले कई सालों से तुम्हें तुम्हारे परिवार को अकेले संभाल रही थी और उसको तुम्हारा घर छोड़े 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। इस बार विराज ने सीधे सीधे धमकी भरी आवाज में कहा तो दोनों ही मुंह बनाते हुए जाने के लिए वापस मुड़ गए। 2 कदम आगे बढ़े थे कि फिर पीछे मुड़कर देखा, विराज अब नहीं दिख रहा था। दोनों वहीं खड़े होकर इस भव्य हवेली को लालची नजरों से निहार रहे थे। बड़े सारे प्लान बना लिए थे दोनों ने और अपने लिए ऐश भरी जिंदगी के सपने भी देखने लगे थे। क्यों जाने दिया उस रात धारा को, रोक लेते। अब देखो कैसा बदला लिया तुम्हारी उस मतलबी बहन ने, अंदर भी आने नहीं दिया। सोनल बुरी तरह चिढ़कर बोली। नजरें अभी भी हवेली पर बनी थी। नीलेश बोला, उस रात जाने नहीं देते तो आज धारा इनके घर में ना होती।
जो होता है अच्छे के लिए होता है। और एक दिन इस हवेली में भी हम एंट्री पा ही लेंगे। तू देखना, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगली बार सबको लेकर आएंगे, तब देखता हूँ कैसे रोकते हैं धारा से मिलने से ये लोग। नीलेश ढिठाई से अपने प्लान बनाते हुए सोनल को अपने साथ ले गया। इधर पूरे फार्म हाउस में अकेली संजना बाहर आकर सब तरफ देख रही थी। रात को रोते हुए वो कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह नींद खुलने पर दरवाजे की तरफ भागी, जो वंश ने बंद कर दिया था, पर अभी वो खुला था। संजना तुरंत बाहर आ गई। वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ उस रात वाले कर्मचारी को छोड़कर। शमशान से फार्म हाउस में संजना का जी घबराने लगा। वंश कहाँ गए हैं? ना चाहते हुए भी संजना ने उस आदमी से पूछा, जो उसे अजीब नजरों से देख रहा था। वो संजना को घूरते हुए बोला, वो सब तो चले गए और ये थैला देकर गए तुम्हारे लिए। जर्दा चबाते हुए उसने एक बेग संजना के आगे कर दिया। उसकी नजरों को समझ असहज होती संजना ने उसके हाथों से बैग लिया और वापस अंदर उसी कमरे में आ गई। दरवाजा बंद करके उस बैग को खोलकर देखा, जिसमें उसके लिए कुछ कपड़े रखे थे। बैग को एक तरफ फेंक कर संजना अपने सिर को पकड़कर जोर जोर से फूट फूट कर रो दी। उसे रात से ही वंश का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। जैसा वो पहले हुआ करता था, अब वो बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे किसी और से ही मिल रही है। वंश से उसे वो प्यार और अपनापन दिखाई नहीं जो पहले हमेशा होता था। संजना को यकीन नहीं हो रहा था। कुछ सोचते हुए उसने वंश को फोन किया, ताकि जो भी अंदेशे उसके दिल में उठ रहे हैं वो खत्म हो जाए। हो सकता है वंश अपने किसी काम से गया हो और उसे लेने वापस आए। रात को कह भी तो रहा था कि एक हफ्ते बाद शादी कर लेंगे। खुद को तसल्ली देकर संजना ने वंश को फोन लगाया। कई बार बेल जाने पर भी उसने फोन नहीं उठाया। संजना ने फोन को बेड पर ही जोर से पटक दिया और चीख चीख कर रोने लगी। उसे अंदाजा हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। दिल के हाथों मजबूर होकर उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। वो सिर्फ वंश के हाथों का मोहरा भर थी, जिसने शेखावत परिवार को बर्बाद करने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। आज वो पूरी तरह खुद को बर्बाद महसूस कर रही थी और मान को धोखा देने का परिणाम भोग रही थी। उसे अब हर वो पल याद आ रहे थे जब मान उससे अपना प्यार जताता था, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था। पूरा शेखावत परिवार कितना मान सम्मान और प्यार देता था उसे और उसके परिवार को, जिसकी उसने कभी न कद्र की न कभी परवाह। रोती बिलखती संजना को अब शादी के जोड़े में घुटन महसूस होने लगी। वंश के दिए बैग को लेकर वो बाथरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद बेमन से ही सही संजना नहाकर चेंज कर बाथरूम से बाहर आई और बाहर की तरफ गई। कब तक वो इस अनजाने से घर में, इस कमरे में कैद रहती, वो भी उस अजीब से आदमी के रहते। अपना फोन उठाकर बाहर आते हुए उसने वंश को एक बार फिर से कॉल किया। इस बार फोन बंद जा रहा था। संजना ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोने से रोका। बाहर आते ही उसकी नजर हॉल में लगे टीवी पर गई, जिसमें मान के साथ लहर को दिखाया जा रहा था। संजना को अपने अंदर कुछ टूटता सा महसूस हुआ। पहली बार उसे मान की मोहब्बत का एहसास हुआ था। ये सब उसका था जिसे वह खुद ठोकर मार कर आई थी। आंसू आंखों से निकलकर गालों पर लुढ़क कर आ गए। अपने आंसू पहुंचकर वो बाहर आई। एक गेटकीपर और वही आदमी बाहर बैठकर जर्दा चबाते हुए बातें कर रहे थे और साथ में यहाँ वहां थूक भी रहे थे। तुम्हारे साहब कब तक आएंगे? संजना ने पूछा। कौन से वाले? बे, जो रात को आपके साथ थे। बे हमरे साहब नहीं है। बे तुझे फार्म किराए पर लिए थे, बस एक रात के लाने और चलते बने। अब आपको भी इतने से जाना होगा मैडम, और अगर रुकना है तो हमरे साहब से बात कर लो। कहते हुए वो बड़ी गंदी नजरों से संजना को देख रहा था। उसकी बात सुनते ही संजना की रही सही उम्मीद भी खत्म होने को आई। वो बिना कुछ बोले सीधा बाहर की तरफ भागी चली आई। वहां आकर पता चला कि इस वक्त वो कितने सुनसान इलाके में अकेली रह रही थी। सब तरफ देखकर संजना सामने वाले रास्ते की तरफ चल दी।
ये रास्ता कहाँ जाता है उसे नहीं पता था, पर अभी उसे यहाँ से निकलना था। आंखों में नमी लिए संजना पैदल ही निकल पड़ी। इधर सुमेर जी अपने मेंशन में आए थे। मेंशन की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा गहरे अंधेरे में डूबा था, पर कोने में सजे फिश टैंक से आती हल्की सी लाइट से कमरे में बहुत हल्का उजाला था। इतनी कम रोशनी में फिश टैंक में मौजूद मछलियां भी बेचैन हो ज्यादा हिलडुल रही थी। सुमेर जी ने कमरे की लाइट ऑन की। पूरे कमरे में यहाँ वहाँ बिखरे कपड़े थे। सोफे के कोने में आधा खुला सहरा पड़ा था। देख कर ही लग रहा था कि उतार कर फेंका है। बाकी कपड़े भी वैसे ही पड़े थे। कमरे की साइड में कॉर्नर पर एक सुंदर सी लकड़ी की नक्काशीदार रैंक रखी थी जो खुली हुई थी। उसमें एक से एक कीमती वाइन की बोतलें रखी हुई थी। वैसे इसे बंद कर दो तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कोई रैंक भी रखी है। कमरे के बीचों बीच रखे बेड पर लोअर पहने बिना शर्ट के अधनंगी हालत में मान उल्टा पड़ा सो रहा था। उसकी बगल में लैपटॉप पड़ा था। पास में ही मान का फोन और एक कांच का गिलास रखा था जिसमें थोड़ी सी वाइन बची हुई थी। साइड टेबल पर आधी से ज्यादा खाली वाइन की बोतल रखी थी। सुमेर जी कमरे का और मान का हाल देख रहे थे। रात के 10 बज रहे थे और मान कल से ही यहाँ था। किसी ने उसे यहाँ आकर डिस्टर्ब नहीं किया था अभी तक भी। सुबह से हवेली में सारी रस्में धारा अकेले ही निभा रही थी। जहाँ मान की जरूरत थी वो रस्में ही नहीं की गई। सरस्वती जी का इससे भी मन व्यथित हुआ, पर हालात ऐसे थे कि ना कुछ कर सकते थे ना ही कुछ कह सकते थे। जितनी ज्यादा सबको खुशी थी इस शादी के वक्त, अभी सब उतने ही मायूस हो चुके थे। दुख मान को लेकर था और संजना के लिए अब सिर्फ नफरत और गुस्सा ही बचा था। पर धारा को देखते हुए सभी ने अपने चेहरे पर मुस्कान सजा रखी थी। दिन तो जैसे तैसे निकल गया, पर अब इस वक्त तो मान का वहां होना जरूरी था। उसे इस वक्त धारा के पास होना चाहिए था। सब कुछ सही होता तो इस वक्त वो वहीं होता संजना के साथ। पर हालात बदल चुके थे। मान सुमेर जी ने थोड़ी तेज आवाज लगाते हुए मान को उठाने की कोशिश की। ज्यादा गहरी नींद थी तो वैसे ही सोता रहा। इस बार उन्होंने पास में बैठकर उसके कंधे को झंझोड़ दिया और आवाज भी तेज थी। मान ने आंखें खोली। सिर में तेज दर्द हुआ। कमरे की लाइट से आंखें चौंधी आने लगी। उसने फिर से आंखें बंद कर ली और पीलो सिर के ऊपर रखकर अपने हाथों से उसे दबा वापस सोने की कोशिश करने लगा। मान इस बार आवाज अच्छे से सुनाई दी उसे। पीलो ऊंचा करके अधखुली आंखों से उसने बड़ी मुश्किल से देखा। पूरा दिखा तो नहीं, पर समझ आ गया था कि पास में कौन बैठा है। सर में बुरी तरह दर्द हो रहा था। उठो। इस बार थोड़ी कड़क आवाज में आदेश ही था तो उठने की कोशिश करने लगा। डैड, कराहती सी भारी आवाज में मान ने उठते हुए सुमेर जी की तरफ देखकर कहा। आंखें खोलने में अभी भी दिक्कत हो रही थी। आप अब जाकर उसे अच्छे से दिखा था। सामने ही सुमेर जी बैठे थे। हाथ में वाइन की बोतल थी। पीने भी लगे हो? सुमेर जी ने पूछा। तब जाकर मान को पूरी तरह होश आया और अपनी और अपने आसपास की स्थिति का भान हुआ। शर्मिंदगी भी हुई। मान शर्मिंदा होकर बोला, सॉरी डैड। दोनों हाथों से अपना चेहरा दबा लिया उसने। पहली बार ऐसा हुआ था, वरना तो पीकर कभी भी अपने बड़ों के सामने नहीं आया था। बस विराज को पता था कि वो अब ड्रिंक भी करने लगा है, पर अभी तक किसी और को पता नहीं था। मेरा बेटा इतना कमजोर है कि कुछ गैर मामूली से लोगों की वजह से खुद को दुख पहुंचाए। ये कमजोर लोगों की निशानी है। मान बोला। डैड, ऐसा नहीं है। मान सरक कर उनके पास आया और गले लग गया। सुमेर जी प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगे। मान बोला, हम दोनों की किस्मत एक जैसी है डैड। सुमेर जी बोले, अगर ऐसा है भी तो इसमें बुरा क्या है बताओ। जो कुछ भी हुआ था उसे मैंने सहजता से स्वीकार किया था, क्योंकि उसे मुझसे प्रेम था ही नहीं। अगर होता तो वो मुझे समझती, मेरा इंतजार करती, मेरी जगह विकल्प नहीं ढूंढती। इसलिए मैंने उसे जाने दिया। तुम्हारे साथ ये पहले ही हो गया। बस हुआ गलत टाइम पर, और जो किया वो बहुत गलत तरीके से किया। डैड, आप
मान कुछ कह नहीं पाया, पर सुमेर जी बिना कुछ कहे भी सब समझ रहे थे। सुमेर जी उसे समझाते हुए बोले, जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। मान भरे गले से बोला, नहीं भूल सकता डैड, कभी नहीं भूल सकता। मान के शरीर में हो रही कंपन को सुमेर जी महसूस कर रहे थे और उसके गुस्से को भी। सुमेर जी बोले, मैंने कहा जो हुआ उसे भूल जाओ, पर जिसने किया है उसे हमेशा याद रखना। अपने गुस्से को सही जगह इस्तेमाल करो। सुमेर जी का चेहरा कहते समय कठोर हो गया था। उठो और तैयार हो जाओ, घर चलना है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुमेर जी ने मान को खुद से अलग करते हुए कहा। मान बोला, डैड प्लीज मुझे कुछ दिन अकेला रहना है। मान ने बेड से उतरते हुए कहा, बता नहीं पा रहा था कि दिल में कितना तूफान उठा हुआ है। इस नए रिश्ते के लिए वो तैयार नहीं था। सुमेर जी बोले, ऐसा नहीं हो सकता, अभी मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। जाओ और तुरंत तैयार होकर आओ। मान ने उन्हें मनाने की कोशिश की। प्लीज डैड समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कह दिया कि तैयार होकर आओ। सुमेर जी ने कठोरता से आदेश देते हुए कहा। बोलने से ही समझ आ गया था कि वो उसे लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे। मान के पास अब कोई विकल्प नहीं था। वो चुपचाप बाथरूम की तरफ चल दिया। मान के जाने के बाद सुमेर जी ने बेड पर रखी लैपटॉप और फोन पर नजर डाली। लैपटॉप उठाकर उसमें पासवर्ड एंटर किया, फिर फोन उठाकर चेक किया। काफी सारे इंटरनेशनल कॉल्स थे। इधर फार्म हाउस से निकलकर संजना एक ही रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही थी, पसीने से भीगी। उसे पता नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ है और उसे जाना कहाँ है। फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। उम्मीद लगाते हुए उसने कितनी ही बार वंश को फोन लगा दिया था कि शायद अब उसका फोन ऑन हो और वो उसका कॉल उठा ले और उसे लेने आ जाए। दोपहर से शाम हो गई थी। थकान से चलना मुश्किल हो रहा था। कल से उसने कुछ खाया भी नहीं था। प्रेगनेंसी की हालत में भूख प्यास से उसकी हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। आगे और चलने की हिम्मत नहीं थी उसमें, पर तब भी किसी तरह कदम बढ़ाती वो धीरे धीरे चल रही थी। काफी रात हो चुकी थी जब संजना को रोड लाइट दिखी। वो उसी तरफ आगे बढ़ने लगी। अभी वो रोड पर पहुंची थी कि एक बाइक उसके आगे आकर रुक गई। किधर जाना है मैडम? संजना को अकेला सुनसान सड़क पर जाते देखकर बाइक से उतरकर वो बाइक सवार उसके आगे आकर खड़ा हो गया। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। संजना उसके इरादे समझ चुकी थी और बिना कुछ बोले आगे चलने लगी। हिम्मत ना होते हुए भी संजना तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी, पर वो आदमी उसे अकेला समझकर पीछे पड़ चुका था। सड़क रात के वक्त सुनसान थी। वो संजना का हाथ पकड़ता उसके पहले ही संजना ने जैसे तैसे उससे हाथ छुड़ाकर सड़क पर दौड़ लगा दी। भागते हुए फोन से कॉल लगाकर संजना ने पीछे मुड़कर देखा। इस वक्त खौफ उसकी आंखों में था। सामने से आती हुई गाड़ी पर संजना का ध्यान नहीं गया और अचानक संजना के सामने आ जाने से गाड़ी का भी बैलेंस बिगड़ने लगा और रोकते रोकते भी गाड़ी से संजना को टक्कर लग चुकी थी। सड़क पर लहूलुहान पड़ी संजना के सामने पुलिस की वर्दी में बैठा शख्स उसकी नब्ज टटोल रहा था। जो आदमी संजना के पीछे पड़ा था वो पुलिस की गाड़ी आते देखकर पहले ही वापस पीछे भाग गया और अपनी बाइक लेकर रफू चक्कर हो चुका था। संजना की हालत देखकर इंस्पेक्टर के साथ मौजूद कांस्टेबल ने उसे उठाकर जीप में लिटा दिया और संजना के पास सड़क पर गिरे फोन को इंस्पेक्टर ने उठा लिया। घर जाते हुए मान के फोन पर संजना का ये तीसरा कॉल था जिसको मान ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया था, पर अब चौथा कॉल था जो किसी अननोन नंबर से आ रहा था और इस बार मान ने कॉल उठा लिया। अननोन नंबर से ये तीसरी कॉल थी। बार बार कॉल आ रहा था पर नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं आ रही थी। गाड़ी हवेली के गैराज साइड में आकर रुकी ही थी कि फिर से कॉल आने लगा। हेलो। कॉल सुनने के बाद मान साइड में आया और उसे अंदर आने का इशारा कर सुमेर जी चले गए। कॉल सुनकर मान ने एक बार हवेली की तरफ देखा जो अभी भी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हवेली पर एक नजर डालकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और बाहर की तरफ गाड़ी निकाल कर ले गया। सुमेर जी अंदर भी नहीं पहुंचे थे कि मान दोबारा वहां से जा चुका था। सुमेर जी के फोन पर मैसेज आया। देखा, मैसेज मान का था। सॉरी डैड, प्रॉमिस कुछ देर में आ जाऊंगा।
सुमेर जी का चेहरा क्रोध से भर उठा और वो अंदर चले गए। मिस्टर मान हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर पूछताछ करने के बाद मान उस रूम के बाहर पहुंचा था जहां संजना को रखा हुआ था। बाहर ही वो इंस्पेक्टर भी मिल गया जिसने उसे कॉल किया था। उसके वहां पहुंचने पर इंस्पेक्टर ने परिचित ली उसका नाम पुकारा था। जी मैं ही मान हूँ। पेशेंट आपकी क्या लगती है? मान से सीधा और पहला सवाल यही पूछा गया। कुछ नहीं। मान के मन में आया कि वो ये कह दे पर उसने कहा नहीं। वो बोला हमारे लेट एम्प्लॉय मिस्टर सहाय की बेटी है ये। इंस्पेक्टर बोला इनके फोन पर डायल लिस्ट में आपका नंबर सबसे ऊपर था तो हमने आपसे कांटेक्ट किया। दरअसल उस लड़के से बचकर भागती हुई संजना मान को फोन मिला रही थी पर मान ने इग्नोर कर दिया। फिर इंस्पेक्टर ने फोन मिलाया तब भी मान ने नहीं उठाया। उसके बाद इंस्पेक्टर ने अपने नंबर से फोन करके मान को संजना के बारे में बताया जिसे सुनकर मान तुरंत यहाँ आ गया। सॉरी पर इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मान के जवाब सधे हुए अंदाज में थे। उनमें कोई भाव नहीं था। इतनी रात में सुनसान सड़क पर पैदल भागती हुई आ रही थी ये। इंस्पेक्टर ने मान को सारी बात बताई और उसी वक्त डॉक्टर भी संजना के रूम से निकली। पेशेंट के साथ कोई है? बाहर आकर डॉक्टर ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर पूछा। ये मिस्टर मान है, आप इनसे बात कर सकती हैं। इंस्पेक्टर ने मान की तरफ इशारा करते हुए कहा। आप? डॉक्टर ने मान की तरफ देखकर पूछा। मान बोला जी मैं उनको जानता हूँ। डॉक्टर बोले अभी उनकी हालत ठीक है, हल्की फुल्की चोटें आई हैं, कुछ देर में ही होश भी आ जाएगा उनको, पर हम उनके बच्चे को नहीं बचा पाए। डॉक्टर बताकर जा चुकी थी, साथ में इंस्पेक्टर भी। मान वहीं खड़ा रह गया। डॉक्टर के कहे आखिरी शब्द हथौड़े की तरह उसके दिमाग में बज रहे थे। दिल में जलन उठी गुस्से से, उसके शरीर की सारी नसें तन चुकी थी। मान ने संजना के कमरे की तरफ देखा और वो अंदर चला गया। संजना अचेत अवस्था में बेड पर पड़ी थी, चेहरा मालिन हो गया था, चोटों पर बैंडेज बंधी थी। मान ने उसे देखकर अपने मन में सोचा, क्या ये वही लड़की है जिसके लिए मैं इतने सालों से दीवाना था, इससे प्यार करता था, इसकी छोटी सी खुशी, छोटी सी चाहत पर मर मिटने को तैयार था। इसके थोड़े से दुख तकलीफ पर मैं भी दुखी हो जाता था। क्या ये वही लड़की है? फिर आज इसे दुख में देखकर मुझे वो तकलीफ, वो दुख क्यों नहीं हो रहा? मान जेब में हाथ डाले संजना के बेड के पास खड़ा होकर उसे गौर से देख रहा था। कुछ देर बाद संजना को होश आने लगा। आंखें खोलकर उसने देखा और समझ आ गया कि वो हॉस्पिटल में है। चारों तरफ नजर दौड़ाई, सामने ही मान चेयर पर बैठा दिखा। टांग पर टांग चढ़ाए मान ने अपने हाथ कुर्सी के हत्थे पर रखे हुए थे और नजर संजना पर थी। संजना भी कुछ पल तक मान को देखती रही। आज उसने पहली बार इतने ठहराव से मान को देखा था। दिल पछतावे से भर उठा और आंखें शर्म से झुकने लगी। आंखों से आंसू लुढ़क कर कनपटी तक आ गए, पर मान बिना किसी भाव के उसको देखे जा रहा था। फिर वो उठकर संजना के पास आकर खड़ा हो गया। थोड़ा झुककर वो संजना के करीब हुआ और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सहला दिया। संजना को ये स्पर्श मान के प्यार का एहसास दिला गया। तड़प कर उसने मान की आंखों में देखा, जो पहले से ही उसे देख रहा था। वो भरे गले से बोली, मुझे माफ कर दो मान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं कैसे मैं उसके बहकावे में आ। संजना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मान के हाथ संजना के गालों तक आ गए और वो उनको सहलाने लगा। वो आगे बोली, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं मान, सारी रस्में तो हो चुकी हैं, सिर्फ फेरे ही रहे थे ना हमारे। मान ने हाँ में सिर हिला दिया तो संजना आगे बोली, तुम उस लड़की को तलाक दे देना, अभी उसे घर वापस भेज दो, हम आज ही शादी कर। संजना पूरी बात बोल भी नहीं पाई थी कि मान ने अपनी उंगलियों से उसके दोनों गालों को बुरी तरह दबा दिया और इस एक पल में मान के चेहरे के भाव बदल गए। वो डंडे लहजे में आग उगलते हुए बोला, वो लड़की मेरी पत्नी है, शादी की है मैंने उससे और उम्र भर साथ रहने का वादा भी। अपनी इस गंदी जुबान से कभी उसका नाम भी मत ले लेना। मान की आंखें अंगारे बरसाने लगी थी।
और इस गलत फहमी में तो बिल्कुल भी मत रहना कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल होकर या तुम्हारी फिक्र करके यहाँ आया हूँ। और इंसानियत के नाते तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम जैसी घटिया इंसान इसके भी लायक नहीं है। मान ने जोर से संजना के चेहरे को और दबोच दिया था। मैं तो यहाँ तुम्हारी दुर्गति देखने आया था, जो मुझे और मेरे परिवार को धोखा देकर निकली थी। वो खुद किस हाल में सड़क पर पाई गई। क्या सोच रही हो, इतना बड़ा धोखा देकर भी मान प्रताप सिंह शेखावत की जिंदगी में वापस शामिल हो जाओगी। अब वाकई तुमने तो मुझे हद से ज्यादा बेवकूफ समझ रखा है। मिस संजना सहाय, मेरी जिंदगी में तो छोड़, इस शहर में भी तुम्हारा जीना दुर्भर कर दूंगा अब मैं। और वो तुम्हारा आशिक वंश ठाकुर। मान ने संजना के गालों को झटके से धक्का देकर छोड़ दिया और फोन निकालकर वही वीडियो निकालकर संजना के आगे कर दी। सामने जो सीन चल रहा था उसे देखकर संजना की आंखें डर से फैल गई और शर्म के मारे उसने अपनी आंखें भींच ली और गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली। अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। यही है ना वो वंश ठाकुर जिसकी बाहों में पड़ी तुम मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही हो। मान अब हर शब्द चबा कर बोल रहा था। उसके जबड़े भींचे हुए थे। वह अब और झुककर संजना को घूर रहा था, पर अब संजना की हिम्मत नहीं थी कि वो मान की तरफ भी देख ले। मान उसे खा जाने वाले लहजे में बोला, बहुत हल्के में ले लिया तुमने मेरी मोहब्बत को, मेरे जज्बातों को, मेरे खानदान की इज्जत को, जिसकी धज्जियां उड़ाकर तुम भागी थी अपने आशिक के साथ। अब तुम्हें और तुम्हारे उस आशिक को बताऊंगा कि मान प्रताप सिंह शेखावत है क्या। अभी तक तो मेरा प्यार देखा था तुमने, अब मेरी नफरत झेल नहीं पाओगी तुम। वो हाल करूंगा तुम्हारा और तुम्हारे उस घटिया आशिक का। मान की धमकियां संजना को डरा रही थी। मुझे माफ कर दो मान, वो मुझे पहले ही धोखा देकर जा चुका है। संजना ने रोते हुए बताया कि शायद ये सुनकर मान का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। मालूम है, बताते हुए मान के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। वो तुम्हें छोड़कर रात को ही इंग्लैंड जा चुका है और तुम्हारे लिए खुशियों की सौगातें छोड़कर गया है। तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि तुम्हारा आशिक पहले से ही शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं, जिनमें से उसका तीसरा बेटा अभी 1 महीने पहले ही पैदा हुआ है। मान के चेहरे की मुस्कान अब हंसी में बदलने लगी थी और संजना सुनकर हैरान और शर्मिंदा हो रही थी। और एक दुख की खबर भी है, अब तुम्हारा आशिक तुम्हें मिल जाए तो उसके साथ मिलकर अपना दुख बांट लेना। बता देना उसको कि तुम्हारा और उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारा अबॉर्शन हो चुका है। सुनकर संजना का दिल कांप गया। मान एक के बाद एक खुलासे कर रहा था। संजना का हाथ अपने पेट पर चला गया और अब वो तड़प कर रो पड़ी। मान तंजिया मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे बिल पे करते हैं और जितना मन हो रह सकती हो यहाँ। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। अब भी जा रहा हूँ, काफी रात हो गई है। मेरी बीवी इंतजार कर रही है मेरा। यू नो ना, आज फर्स्ट नाइट है मेरी और अब तुम जैसी पर और वक्त जाया नहीं कर सकता मैं, वरना मेरी बीवी नाराज हो जाएगी। मान ने बड़ी दिलकश आवाज में मुस्कुराते हुए संजना से कहा और वहां से निकल गया। संजना अब रो रही थी, पर उसका मुंह दूसरी तरफ फिरा हुआ था। मान की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं बची थी। रात 12 बजे मान हवेली के गैराज में अपनी कार लगाकर अंदर आया। इस वक्त पूरा सन्नाटा था। सभी अपने कमरों में जाकर सो चुके थे। शादी की थकावट सभी पर थी। मान भी अपने कमरे की तरफ चल दिया। दरवाजा खोलते ही फूलों और अरोमा कैंडल की खुशबू से महकते अपने कमरे को मान ने देखा। पूरा कमरा फूलों से डेकोरेट था और मोमबत्ती की रोशनी से हल्का उजाला हो रखा था। बेड पर बिछी मखमली सफेद चादर पर भी फूलों की कुछ पत्तियां बिखरी हुई थी। पर धारा, मां ने नजर घुमाकर देखा तो कमरे में लगे काउच पर धारा सिकुड़ कर सो रही थी। लाल जोड़े और घेरों से लदी धारा बेसुध सी सोई हुई थी। दोनों हाथों को अपने गाल के नीचे दबाए उसके होंठ गोल हो गए थे। पाँव भी सर्दी की वजह से साड़ी के अंदर दबाए हुए थे। वो सोते हुए बेहद मासूम लग रही थी। मान धारा के पास आया। धारा के चेहरे पर आती बालों की लटों को उसके कानों के पीछे करके मान ने उसके चेहरे को देखा। फिर उसे संजना से कहे अपने लास्ट शब्द याद आ गए जो उसने महज
संजना को सुनाने के लिए कहे थे, पर अभी वो उनका मतलब समझ रहा था। मान खाली नजरों से धारा को देख रहा था। कुछ पल बाद उसने काउच से धारा को उठाकर बेड के कोने पर सुला दिया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। गर्माहट मिलते ही धारा भी कंबल खींच पूरी तरह उसमें लिपट कर सो गई। क्योंकि वो भी बहुत थकी हुई थी तो इस वक्त गहरी नींद में थी। मान के उठाने का भी उसे पता नहीं चला। मान बाहर बालकनी में आकर बैठ गया। आज बेमौसम की बरसात हो रही थी। शायद आज मान के साथ यह आसमान भी रो रहा था। बालकनी में बैठ बरसते बादलों को देखकर मान ने एक और सिगरेट निकाल ली। ये पांचवी सिगरेट थी जिसको पीकर वो लगातार अपने फेफड़े फूंक रहा था। सुमेर जी जब उसे लेने पहुंचे थे उसके 1 घंटे पहले ही उसकी नींद लगी थी। रात भर जाकर उसने वंश की एक एक खबर निकाल ली थी। मान अपने सारे सोर्स लगा चुका था और वंश के घर तक भी पहुंच गया था, यानी कि इंग्लैंड में। वंश के घर का एड्रेस लेकर उसकी बीवी का नाम और काम, फोन नंबर, यहाँ तक कि उसके बेटों के स्कूल तक की इंफॉर्मेशन निकाल ली थी मान ने। हेजल जोन्स, यही नाम था उसकी वाइफ का, जिससे 6 साल पहले उसने शादी की थी। इंग्लैंड की जानी मानी बिजनेस वुमन थी जिससे वंश किसी बिजनेस पार्टी में मिला और पहली बार में ही हेजल उससे प्रभावित हो गई थी और उसके 4 महीने बाद ही दोनों ने शादी कर ली थी। और उसके बाद इंडिया में वंश के बर्बाद होते बिजनेस को बड़ा सपोर्ट मिला था और आज वो पूरी तरह हेजल और उसके पैसों पर डिपेंड है। हैसल ने वंश ठाकुर का सपोर्ट जरूर किया था पर बिजनेस वो अच्छे से जानती थी। उसने प्यार और काम दोनों को अलग अलग रखकर सब कुछ अपने हाथ में रखा हुआ था। आज वंश पूरी तरह उसके हाथ की कठपुतली मात्र था जिसे हैसल जब चाहे बर्बाद कर सकती थी। और इसीलिए वंश इंडिया में आकर अपना बिजनेस सेट करने में लगा था जिसमें वो और उसके पिता विजेंद्र ठाकुर हर बार ही असफल होते थे। 2 दिन बाद ही वंश और हैसल के हाल में ही जन्मे बच्चे के लिए विजेंद्र ठाकुर ने इंग्लैंड में ही एक पूजा रखवाई है। इस वक्त मान जीवन के हर वो पल याद कर रहा था जब वो और संजना साथ थे और हर उस पल को याद करते हुए उसके दिल में नफरत भर रही थी। कमरे से आई आवाज से मान का ध्यान टूटा। पायल और चूड़ियों की खनक कान में पड़ी तो उसने मुड़कर कमरे में देखा। धारा ने करवट बदली थी शायद। मजे से सोती धारा को मान ने देखा। मेरी वजह से धारा की जिंदगी भी खराब हो गई, सोचते हुए मान ने नजर भर कर धारा को देखा और वापस घूमकर सामने आसमान को देखने लगा जहां अभी भी बिजली चमक रही थी। ये सिगरेट भी खत्म हो चुकी थी तो एक और निकाल ली। अभी वो उसे जला ही रहा था कि पास में किसी के होने का एहसास हुआ। सर उठाकर देखा, बालकनी के गेट पर धारा खड़ी उसे ही देख रही थी। आप सिगरेट भी पीते हैं? धारा ने मान की उंगलियों में फंसी सिगरेट की तरफ इशारा करके पूछा और फिर फ्लोर पर देखा। यहाँ वहाँ सिगरेट के बचे हुए टुकड़े पड़े थे। मान ने एक नजर उसे देखा और बोला, नहीं बस आज ही। तुम उठ क्यों गई? धारा बोली, सिगरेट की स्मेल से पूरे कमरे में सिगरेट के धुएं की बदबू हो रही है। सॉरी, मान ने कहा और हाथ में पकड़ी सिगरेट को जमीन पर फेंका और पाँव से मसल कर बुझा दिया और धारा को देखकर बोला, यहाँ आओ। अगर नींद नहीं आ रही है तो कुछ पल मेरे पास बैठो। धारा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास रख के दूसरी चेयर पर बिठा दिया उसने। उसका हाथ पकड़े कुछ पल वो उसे देखता रहा। सिंदूर की आभा चेहरे की रंगत में मिली हुई थी। मान बोला, सॉरी धारा। किस लिए? मान ने सॉरी कहा तो धारा ने पूछा, तुमने मुझे बताने की कोशिश की थी संजना और वंश के बारे में और मैंने ही कुछ ना सुनकर तुम्हारी इंसल्ट की और तुम्हें डांट दिया। धारा बोली, इट्स ओके, वो वक्त निकल चुका है, अब उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। मान बोला, और उस वक्त का हर्जाना तो तुम्हें भी भुगतना पड़ा है। मैंने अपने साथ तुम्हारा जीवन भी खराब कर दिया। बिना तुम्हारी मर्जी जाने ये रिश्ता जबरदस्ती तुम पर थोपा गया है। अगर तुम चाहो तो मैं डिवोर्स देने को तैयार हूँ। धारा बोली, और आपसे ये किसने कहा कि मैं दुखी हूँ इस रिश्ते की वजह से? मान उसे देखकर बोला, तुम रो रही थी जब मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था, तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया था। उस वक्त तुम्हारा शरीर कांप रहा था धारा। मान को उस वक्त जो समझ आया वो अभी बता दिया।
अब वो पहले जैसी गलती नहीं करना चाहता था। अपने साथ किसी को जबरदस्ती बांधकर नहीं रखना चाहता था। धारा बोली, ऐसा नहीं है। यह हर लड़की के साथ होता है। इस वक्त सभी भावुक हो जाते हैं और रोने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ जोर जबरदस्ती की गई है। मान उदास स्वर में बोला। धारा, तुम्हें इस रिश्ते से शायद कुछ ना मिले। धारा ने जवाब दिया, बिना मांगे भी काफी कुछ मिल चुका है मुझे। इस घर में जो मान सम्मान और प्यार मिल रहा है ना, वही काफी है मेरे लिए। विराज भैया तो बहन समान देते हैं मुझे। और क्या चाहिए, बिन मांगे इतना अच्छा ससुराल मिल गया। धारा की बात सुनकर मान के चेहरे पर बहुत हल्की सी स्माइल आ गई। मान ने पूछा, बस इतना काफी है तुम्हारे लिए? धार ने हाँ में सिर हिला दिया और मान ने अपने दोनों हथेलियों से अपना चेहरा ढक लिया और कुछ पल वैसे ही बैठा रहा। फिर हाथों को चेहरे पर फेरकर धारा को देखा। बहुत कुछ था पर कह नहीं पा रहा था। आप सो क्यों नहीं चाहते? आपकी आंखें लाल हो रही हैं। धारा ने मान को देखते हुए कहा। बिना कहे समझ तो उसे भी बहुत कुछ आ रहा था पर बता नहीं सकती थी। हम्म, तुम जाकर सो जाओ, अभी बहुत रात बाकी है, मैं भी सो जाऊंगा। मान ने कह दिया पर धारा वहीं बैठी उसे देखती रही तो मान बोला, तुम अपनी जगह जाकर सो जाओ, जहां सो रही थी मैं सो जाऊंगा अपने हिसाब से। चिंता मत करो, जाओ। आखिर धारा को जाना पड़ा। जब उठी थी तब खुद को काउच की जगह बेड पर पाया था और तब उसकी नजर बालकनी में बैठे मान पर गई थी। सिगरेट से धुआं उड़ाता गहरी सोच में गुम मान को पता भी नहीं चला धारा उसके नजदीक जाकर खड़ी हो गई। सिगरेट की गंध कमरे में भी आ रही थी। कुछ देर बाद ही मान भी रूम में आया और बेड के दूसरे कोने में खाली बची जगह पर लेट गया। कुछ पल की ही देर थी और गहरी नींद में चला गया। ये इतने दिन की थकान और स्ट्रेस का असर था। धारा ने आंख खोली और सोते हुए मान को देखा। जिस रिश्ते को मान जबरदस्ती का बोझ समझ रहा था, धारा के लिए वो क्या था अभी वो बता भी नहीं सकती थी। मान के थके चेहरे को देखकर धारा का हाथ मान के बालों तक गया। मन किया उन्हें सहला दे पर बिना छुए हाथ वापस खींच लिया। कुछ देर में धारा की भी आंखें नींद से बंद हो चुकी थी। इधर नीलेश और सोनल वापस घर आए। धारा से ना मिल पाने का बड़ा दुख था दोनों को, पर घर आते ही उनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी ये पता नहीं था। घर के बाहर ही सोनल के पिता शराब पीकर तमाशा कर रहे थे और नीलेश को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। गली में एक दो लोग उनको देखकर हंस रहे थे। बाकी से ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये तो अक्सर ही होने लगा था। वो कभी भी पीकर आ जाते और नीलेश को गालियां देने लगते। पर आज बात अलग थी। वो दोनों उनसे पीछा छुड़ाकर जैसे तैसे अंदर आए तो सामने ही कावेरी जी और विशाल खड़े उनको घूर रहे थे। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि ये कहीं और जा रहे हैं और जहां गए थे शक्ल देखकर पता चल रहा है कि जलील होकर ही लौटे हैं। विशाल ने उन दोनों को सुनाते हुए कावेरी जी से कहा। कावेरी जी ने पूछा, धारा से मिलने गए थे ना तुम लोग? कावेरी जी ने पूछा तो सोनल और नीलेश दोनों एक दूसरे को देखने लगे पर बोले कुछ नहीं। तो कावेरी जी ने दोबारा पूछा, बताते क्यों नहीं हो? गए थे ना वहां, मिले क्यों धारा से? इस बार कावेरी जी के पूछने पर दोनों ने नाम में सिर हिला दिया। अंदर घुसने भी नहीं दिया दोनों को, बाहर दरवाजे से ही दफा कर दिया। विशाल ने दोनों के चेहरे देखकर खिल्ली उड़ाते हुए कहा। नीलेश ने उसे कहा जाने वाली नजरों से घूर कर देखा। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? सोनल ने होशियारी दिखाते हुए पूछा तो विशाल बोला, पीछे ही था तुम दोनों के, सब देख कर आया हूँ। हद है, जलील बनेगी। विशाल सोनल को सुनाते हुए अपने कमरे में चला गया और सोनल घूर कर नीलेश को देखने लगी। गुस्सा तो बड़ा आ रहा था पर विशाल के मुंह लगने से डर लगता था तो सारा गुस्सा नीलेश पर उतार लेती थी। कावेरी जी उनसे कुछ कहने ही जा रही थी कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। विशाल ने कमरे से निकलकर दरवाजा खोला। सामने ब्लैक सफारी सूट पहने एक आदमी खड़ा था। उसके ही साथ गाड़ी का ड्राइवर हाथ में काफी सारे गिफ्ट बॉक्स लिए खड़ा था। उसके पीछे एक और था जिसने फल की बड़ी सी टोकरी और मिठाई के बॉक्स पकड़ रखे थे। उस आदमी ने पूछा, कावेरी जी का घर यही है? विशाल ने हाँ में सिर हिलाया तो वो लोग सामान लेकर अंदर आ गए।
बीच आंगन में पूरा सामान रखवा दिया था कावेरी जी ने, जो रघुवीर जी ने भिजवाया था, और साथ में कल आने का इनविटेशन भी था पूरे परिवार के लिए। सभी आंखें फाड़े उन सब कीमती सामानों को देख रहे थे। वहाँ मम्मी जी, लगता है अब तो हमारे भी अच्छे दिन आ ही गए, सोनल ने रोस्टेड काजू चबाते हुए कहा। हाथ में ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स भी पकड़ा हुआ था और कंधे पर डिजाइनर साड़ी लटकी हुई थी, और बाकी चीज को भी वो लगातार लालच भरी नजरों से घूरे जा रही थी। प्रतिक्रिया में कावेरी जी ने उसे घूर कर देखा, पर नीलेश की वजह से ज्यादा कुछ कह नहीं पाती थी वो उसे। वैदे ही नीलेश और मयंक वहां से आए ब्रांडेड कपड़ों को अपने बदन पर लगा लगा कर देख रहे थे। एक के बाद एक अपने साइज के कपड़ों को देखकर सभी के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। सारे सामानों को तेजी से टटोलते हुए नीलेश जैसे कुछ ढूंढ रहा था, पर नहीं मिलने पर बड़ी निराशा हुई। क्या हुआ? सोनल ने उसकी उतरी शक्ल और खाली नजरों को देखकर पूछा। वो अभी भी आज से सामान इधर उधर कर रहा था। वो निराश स्वर में बोला, कैश तो भेजा ही नहीं, मुझे लगा सबके लिए लिफाफे भी भेजे होंगे साथ में, पर बस सूखा सूखा सामान भेज दिया। चेहरे पर मायूसी और निराशा दोनों ही थी। उसे देखकर सोनल को भी याद आया, तो वो भी हाँ में हाँ मिलाकर दुख जताने लगी। मयंक जी बोले, अरे अभी जो मिला है उसमें सब्र करो, केश वगैरह बाद में देखेंगे। पूरी उम्र पड़ी है, कहाँ भागे जा रहे हैं, सब यही है। मयंक जी के चेहरे पर बड़ी कुटिल मुस्कान थी, जैसे लॉटरी खुल गई हो। इन सब की बातें सुनकर कावेरी जी ने विशाल की तरफ देखा, जो हाथ बांधे एक तरफ खड़ा था और सारा तमाशा देख रहा था। पर मयंक जी की बात सुनकर उसका पारा हाई हो गया। वो गुस्से में बोला, शर्म तो है नहीं ना तुम लोगों में? कुछ देने की बजाय एक तो बेटी के ससुराल से ले रहे हो और उसमें भी कमियां निकाल कर देख रहे हो। इतने महंगे सामानों के साथ पैसा भी चाहिए, हद है कमीनेपन की। नीलेश उसकी बात सुनकर गुस्से में बोला, तू चुप कर, अब बीच में बोला ना तो इस बार तो मुंह तोड़ ही दूंगा तेरा, समझे? नीलेश इस बात पर बिल्कुल पागल कुत्ते की तरह विशाल पर झपटा, जैसे कोई रोटी छीन कर भाग रहा हो। और सोनल भी तन कर खड़ी थी। आज तो साथ में मयंक जी और वैदेही की भी माथे पर बल थे। हाथ लगाकर बताओ जरा, फिर बताता हूँ। विशाल भी कहाँ सुनने वाला था, पर इस बार नीलेश उसको मार लिए दौड़ ही पड़ा। पर मयंक जी ने उसे रोक लिया और बोले, दूर हटो दोनों, और तू ज्यादा मत बोल, हक बनता है हमारा, समझे? बेटी है वो इस घर की, और बिना हमसे पूछे, बिना हमारी इजाजत के शादी हुई है, इससे भी ज्यादा का हक बनता है हमारा। मयंक जी ने विशाल से गुर्राते हुए कहा, तो विशाल तंज करते हुए बोला, बड़ी जल्दी याद आ गई बेटी की तुम्हें, और हक तो ऐसे जता रहे हो जैसे बड़ा पाल पोस कर बड़ा किया हो उसे। वैसे वही बेटी तुम्हारी वजह से ही ये घर छोड़कर गई है। बिल्कुल सही पहचाना उसने तुम्हें, विशाल ने बोला। तो इस बार मयंक जी उसे मारने दौड़ पड़े। बस कावेरी जी इस बार बीच में आकर खड़ी हो गई थी सबके। बस बहुत कर ली बकवास सबने, अब और नहीं, और रख दो सारा सामान यहीं और जाओ अपने कमरे में। और आप, जिस बेटी का पालन आपने नहीं किया उस पर हक जताने की भी जरूरत नहीं है, समझे आप? कावेरी की बात सुनकर मयंक जी की मुठ्ठियां भिंच गई। वो दांत पीसते हुए उनको घूरने लगे, फिर अपना सामान उठाकर कमरे में चले गए। सोनल और नीलेश भी छट से काफी सारा सामान लेकर अपने कमरे में भागे। वैदेही तो पहले से ही गायब हो चुकी थी अपनी ड्रेस लेकर। विशाल ने कावेरी जी की तरफ देखा और बोला, ये सब सही नहीं हो रहा है मम्मी, इन सब का लालच और बढ़ चुका है। विशाल ने बोला तो कावेरी जी भी कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिलाकर रह गई। फिर बचे हुए सामानों को उठाकर अंदर ले गई। इधर हवेली में हल्का उजाला हो चुका था, और आंखें खोले धारा अपने बगल में सोए मान को देख रही थी, जो बेसुध सा उल्टा पड़ा सो रहा था, और बिलो सर के नीचे और सिर के ऊपर दोनों तरफ लगे थे। उनके अंदर अपना सिर फंसाए मान बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। धारा उन नींदी सी आंखों से कुछ देर उसको निहारती रही, फिर उठकर बैठ गई। रात को जब तक नींद नहीं आई थी तब तक उसने पता नहीं कितनी बार इस कमरे को देख लिया था। मान के नहीं आने का उसे पहले से ही एहसास था, तब भी उसे मान का इंतजार करना सही लगा। वो उससे बात करना चाहती थी, उसे अपनी तरफ से निश्चित करना चाहती थी। मान के दिल की हालत भी वो समझ रही थी।
बैठे बैठे सोचते उसके हाथ अपने बिखरे बालों पर गए तो सिर पर बने घोंसले से बालों का उसे ध्यान आया। खूब सारी पिन लगाकर हेयर स्टाइल बनवाया था परिणीता ने, ये कहकर कि मान भैया तंग हो जाएंगे उसके बालों से पिन निकाल निकाल कर। उसकी बातों से धारा को भी दिल में गुदगुदी सी हुई थी, पर हालात का उसे पूरा अंदाजा था। बालों से एक एक कर पिन निकाल कर सारी पिन उसने ड्रेसिंग टेबल पर रख दी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। धारा ने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया। सामने सौम्या खड़ी थी। गुड मॉर्निंग भाभी। सौम्या ने गुड मॉर्निंग विश तो किया पर साथ में हंस भी थी। धारा को अजीब लगा। गुड मॉर्निंग पहले जवाब देना सही समझा। हंस क्यों रही हो? फिर पूछा। आपके बाल बताकर वो फिर हंसी। भैया के साथ रेसलिंग हुई थी क्या? अब धारा का ध्यान गया कि उलझे बालों के साथ ही उसने दरवाजा खोल दिया था। अब खुद ही की हालत पर उसे खुद ही हंसी आने लगी। ये लो, दादी ने दिया आपके लिए और कहा है कि जल्दी तैयार होकर आ जाना। आज आपकी पहली रसोई की रस्म है ना? सब मेहमानों को जाना है, इसलिए दादी कह रही है कि सुबह जल्दी ये रस्म करनी है, सबकी विदाई से पहले। और हाँ, मान भैया को भी जगा देना, उनको भी दादी ने बुलाया है। बाय, जल्दी आना, कहकर सौम्या चली गई और धारा हाथ में पकड़ा सामान लेकर अंदर आई। उसके लिए साड़ी और गहने भेजे थे जो उसे अभी पहनने थे। कुछ देर में धारा नहाकर तैयार थी। मांग में सिंदूर लगाकर उसने सिर को पल्लू से ढका और जाने के लिए मुड़ी तो नजर मान पर गई। उसे भी उठाना था। बड़ी हिम्मत करके वो मान के पास जाकर खड़ी हुई, पर उसे उठाए कैसे, ये बड़ा सवाल था उसके लिए। पहला तो वो बहुत गहरी नींद में सो रहा था, दूसरा अभी भी इस तरह उसे उठाने में झिझक महसूस हो रही थी, पर यह करना भी जरूरी था तो उसने बड़ी हिम्मत करके उसे आवाज लगा ही दी। पर जैसी उम्मीद थी वही हुआ। उसकी आवाज से वो हिला भी नहीं। कुछ समझ नहीं आया तो इधर उधर देखने पर उसे पानी का जग दिखा। अपनी उंगलियों को चबाती वो पानी का जग निहार रही थी, पर दिक्कत ये थी कि मान का पूरा चेहरा पीलों के नीचे दबा था। देर हो रही थी। आखिर उसने मान की एक बाजू थोड़ी सी हिलाकर आवाज लगाई, पर आज तो मान ने जैसे कसम खाई थी कि उठना ही नहीं है अभी। अब दंगा कर धारा ने मान के मुंह पर पड़ा पिल्लो खींचकर अलग कर दिया और जग में से थोड़ा पानी लेकर मान के चेहरे पर डाल दिया। अचानक हुए इस अमल ने मान की नींद तो तोड़ दी, पर नींद की खुमारी नहीं। अधखुली आंखों से सामने देखने पर उसे संजना खड़ी दिखी, जो ऑरेंज साड़ी में पूरी तरह तैयार होकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। मान ने भी झट से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और धारा उसकी बाहों में आ गिरी। बेड पर उसकी बाहों में पड़ी धारा सदमे और डर से आंखें फाड़े मान को देख रही थी, जो उसे देखकर शरारत से मुस्कुरा रहा था। उसकी बाहों में पड़ी धारा ने जब उसे सर कहकर पुकारा, तब जाकर ख्याल आया कि उसने क्या हरकत कर दी है। सॉरी बोलकर तुरंत उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। नींद की खुमारी थी, थकान या तनाव था, कुछ पल के लिए वो सब कुछ भूल गया था और अब खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अपनी इस हरकत पर मान खुद ही शर्मिंदा होकर वापस अपना चेहरा तकिए में छुपा चुका था। पता नहीं कैसे उससे ये हो गया। क्या सोचकर उसने ये हरकत की, वो खुद भी समझ नहीं पाया। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। मान के कहने पर शर्म से लाल हुई धारा कमरे से चली गई। कुछ कहते तो उसे भी नहीं बन रहा था। नीचे आते ही सबसे पहले सामना कलावती जी से हुआ, जो उसी वक्त पूजा घर से निकली थी। धारा ने उनको देखा और डरते हुए ही सही पर पैर छूने को आगे बढ़ी। अंदाजा था कि इसके बदले अपमानित भी हो सकती है, पर जो फर्ज थे वो तो पूरे करने ही थे। सोचा कर उनके पांव छुए। सदा सौभाग्यवती रहो। कलावती जी ने धारा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। धारा ने उठकर उनकी तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी इसकी। कलावती जी का चेहरा सपाट था। बिना किसी भाव के वो धारा को देख रही थी। पसंद तो तुम मुझे नहीं थी और मान के लिए तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकती मैं, पर तुमने मेरे भाई के घर की इज्जत रखी है, बुरे वक्त में साथ दिया है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बहू स्वीकार कर रही हूँ। पर तुम भी अब अच्छे से इस घर के तौर तरीके सीख लो और उम्मीद करती हूँ जैसे अभी तुमने अपने परिवार का मान रखा, आगे भी इसी तरह मान रखती रहोगी। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, वरना धोखे तो हमारी किस्मत में लिखे ही हैं। कौन कब दे जाए पता नहीं।
कलावती जी ने पास में ही खड़ी सुरेखा जी को ये सुनाते हुए कहा और धारा के पास से निकलकर अपने कमरे की तरफ चल दी। उनके ताने सुरेखा जी के साथ अब धारा को भी समझ आने लगे थे। कलावती जी को जाते देखकर सुरेखा जी ने एक नजर धारा को देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। धारा ने उनके भी पांव आगे बढ़कर छू लिए। बदले में उन्होंने धारा को गले से लगा लिया और उसका माथा चूमकर ढेर सारे आशीर्वाद दे डाले और फिर अपने कमरे की तरफ चल दी। वापसी की पैकिंग भी तो करनी थी। सबसे मिलवाते हुए धारा को परिणीता रसोई में ले आई थी। नाश्ता तो बन चुका था, बस धारा को मीठे में सूजी का हलवा बनाना था। परिणीता रुकी थी धारा की मदद के लिए, पर धारा को घर के काम पहले से ही करने आते थे, तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। भगवान को भोग लगाकर धारा नाश्ते के साथ हलवा भी सर्व कर रही थी। तब तक मान भी तैयार होकर नीचे आ चुका था। सफेद कुर्ते पजामे में मान नहाकर तरोताजा लग रहा था और अब ना उसके चेहरे पर उदासी थी और ना ही तनाव, पर मुस्कुराहट भी नहीं थी चेहरे पर। नजर उठी तो ऑरेंज साड़ी पर जाकर टिक गई। सिर पर पल्लू डाले धारा अपने काम में व्यस्त थी। पल्लू थोड़ा ज्यादा ही नीचे किया हुआ था, लगभग पलकों तक। इतना तो परिणीता भाभी ने भी कभी नहीं किया। इसको क्या हुआ है, सोचते हुए मान हॉल में आ गया, पर आते ही सभी ने पकड़कर उसे घेर लिया। अब जो भी हो, शादी तो हुई थी ना, और कोई भी इन सब पलों को खराब नहीं करना चाहता था, खासकर मान और धारा के लिए, ताकि धीरे धीरे ही सही वो आपस में जुड़ाव महसूस करने लगी। इसलिए जो रस्में रह गई थी उसे पूरा करने की तैयारी होने लगी थी। धारा, भैया को भी हलवा दो। परिणीता ने धारा को टोका तो वो भी ट्रे लेकर मान के सामने आ गई और एक कटोरी उसे भी पकड़ा दी। नजरें अभी भी झुकी थी। खाली हलवा ही नहीं, खाना और खाकर तारीफ भी करनी है, फिर नेक में कोई गिफ्ट भी देना बनता है। परिणीता पीछे लगी थी, पर धारा वहां रुकी ही नहीं, तुरंत ट्रे लेकर दूसरी तरफ चल दी। मान ने हल्की सी नजर उठाकर उसे जाते हुए देखा, फिर सारा ध्यान हलवा खाने में लगा दिया। बना सच में अच्छा था और 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, तो भूख भी लगी थी। सौम्या हाथ में दूध भरा थाल लेकर आई और मान के सामने रख दिया। फूलों की कुछ पत्तियां भी थी दूध में। अब क्या होना था ये तो आप सब समझ ही गए होंगे। धारा को भी पकड़ कर ले आए और मान के साथ बैठा दिया। अब तो सारे ही घेर कर बैठ गए थे दोनों को। मान की बगल में विराज आकर बैठ गया और मुस्कुरा कर उसने थाल की तरफ इशारा किया तो मान भी सिर हिला कर रह गया। कलावती जी ने अंगूठी घुमाकर दूध की थाल में डाल दी, फिर दोनों के हाथ भी पकड़कर दूध में डाल दिया। खुद से तो दोनों ही कुछ करने से रहे, सब के चेयर अप करने से थोड़ा तो दोनों में उत्साह आया ही सही, और जीत मान की हुई। उंगली में अंगूठी फंसाकर उसने अपना हाथ दूध से बाहर निकाला तो कलावती जी का तो खुशी के मारे चेहरा ही खिल उठा। पर परिणीता पूरी तरह से धारा के साथ थी और उसे दिलासा दे रही थी, इससे कुछ नहीं होता, घर में चलेगी तो अपनी ही, मैं तुम्हारे साथ हूँ धारा, घबराना नहीं। और उसकी बातों से मान को भी हंसी आने लगी थी। कुछ देर तक सबने हंसी मजाक की। माहौल कुछ हल्का सा हो गया था इस समय हवेली का। कुछ समय बाद एक एक कर काफी सारे मेहमानों ने विदा ले ली थी। सुरेखा जी भी सौम्या के साथ जा चुकी थी। सरस्वती जी सबको विदा कर आकर बैठी थी, साथ में कलावती जी भी थी। धारा को उसके कमरे में भेज दिया था ताकि कुछ देर आराम कर ले। मान को कुल देवी के मंदिर भी भेजना है, धारा के साथ माता जी दर्शन और आशीर्वाद के लिए। सरस्वती जी ने आगे का प्रोग्राम बताया था कि अब क्या करना है। भाभी साहब, पगफेरी की रस्म कैसे होगी? सवाल ऐसा था कि सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, पर जवाब किसी के पास नहीं था। जैसे सबकी होती है वैसे ही धारा की भी होगी। मैंने धारा के घर वालों को बुलवाया है। रघुवीर जी ने जैसे ही खुलासा किया, सब के सब एक साथ चौंक पड़े। क्या? सबकी प्रतिक्रिया एक जैसी ही थी। पर क्यों दादू, आपको तो पता है ना वो लोग कैसे हैं? विराज ने रघुवीर जी से कहा। पता है, सब पता है, पर तुम्हें नहीं पता कि ये कितना जरूरी है। विराज बोला। क्या जरूरत थी दादू उन लोगों को बुलाने की? वो आकर धारा को तंग ही करेंगे, और क्या क्या कर सकते हैं इसका अंदाजा भी नहीं होगा आपको। रघुवीर जी बोले। अंदाजा है, इसीलिए बुलवाया है। धारा उनकी बेटी है, हक है उनका उस पर।
कानूनन देखा जाए तो जो हमने किया वो गलत है। यूं अचानक उनके घर की बेटी को अपने घर की बहू बना लिया, और अगर उनको पता चला कि कैसे धारा हमारे घर की बहू बनी है, तो हो सकता है वो ज्यादा हंगामा खड़ा कर दे। अब इस सब में भले ही धारा हमारा साथ दे तो पूरा मामला हमारी तरफ हो जाएगा, पर तब भी काफी सारे सवाल हैं जो वो लोग खड़े कर सकते हैं, जैसे कि हमने धारा को बरगलाया है या किडनैप किया है, कुछ भी। तुम तो जानते ही हो ना उसके भाई को। जो हुआ है उसका हर्जाना तो हमें भरना ही पड़ेगा। उसके लिए उनके थोड़े बहुत लालच की पूर्ति भी कर दें तो गलत नहीं होगा। सारा मामला इज्जत से निपट जाएगा, और सबसे जरूरी बात, इस सब में धारा पर बात नहीं आएगी। उस बच्ची को अब कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुछ होता है तो दुख उसे ही होगा। कुछ भी हो, वो परिवार है उसका, हमें ख्याल रखना ही होगा। जी दादू। विराज को बात समझ आ गई थी, पर तब भी भाई साहब, मैं धारा को अब उस घर में जाने की इजाजत नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। धारा अब वहां नहीं जाएगी। कलावती जी ने अपनी बात रखी। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर के लिए ही सही, जाना तो होगा ही। हम बस कुछ मिनट के लिए धारा को उनके घर भेजेंगे और मान उसे वापस ले आएगा। सुमेर जी ने कलावती जी को समझाने की कोशिश की, तो वो मान के वहां जाने से और ज्यादा उखड़ गई। आप चिंता मत करो दादी बुआ, कुछ नहीं होगा। मैं बच्चा नहीं हूँ और हम उसे तुरंत ही वापस ले आएंगे। मान ने भी उनको समझाया। सुमेर जी के मोबाइल पर मैसेज आया, जिसको पढ़ते ही उन्होंने सबकी तरफ देखा, फिर मान से बोले, जाओ धारा को ले आओ, वो लोग आ गए हैं। सुनते ही कलावती जी का मुंह बन गया। सभी बाहर हॉल की तरफ चल दिए। आगे क्या होगा? धारा के घर वाले कोई डिमांड तो नहीं कर देंगे। संजना का क्या होगा? अब वो क्या करेगी? क्या मान और धारा का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा? वंश के साथ मान क्या करने वाला है? कावेरी जी मयंक जी के साथ क्या करेंगी? क्या शिवाय मान को गलत समझ लेगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।